नमस्ते बच्चों, आइए स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज क्लास 8 साइंस के चैप्टर 9 को देखते हैं और इनके प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खाली स्थानों को भरना है। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो उत्तर है परावर्तन। दूसरा, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। समतल दर्पण है वो। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। वो अपने प्रतिबिंब से मतलब फोटो से बनने वाले इमेज से कितने मीटर की दूरी पर होगा? तो जवाब होगा 2। ठीक है। तीसरा प्रश्न, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने दाएं कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे, क्योंकि प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। अगला प्रश्न, पुतली का आकार कम रोशनी में क्या हो जाता है? तो बड़ा हो जाता है और ज़्यादा रोशनी में छोटा हो जाता है। पांचवा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के बाद भी कितने सेकंड तक रेटिना पर बना हुआ रहता है? तो जवाब है 16 सेकंड। छठा प्रश्न, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? तो बराबर या समान, कुछ भी लिखें वो सही होगा। बच्चों ध्यान देंगे, क्योंकि प्रश्न ढेर सारे हैं, लगभग क्या पूरे 29 प्रश्न हैं, 29 प्रश्न हैं। तो इतने को हल करने में समय लगेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए पूरा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में होगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपतित किरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, उससे क्या समझते हैं? तो किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आप फोटो भी बना सकते हैं। चौथा प्रश्न, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं? तो किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फोटो से आप देख सकते हैं कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण। तो आने वाली किरण, ये जो परावर्तक सतह है इस बिंदु पर टकरा रही है, तो ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका जवाब होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होता है। छठा प्रश्न, अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो उत्तर होगा, अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। इसके लिए आगे मैं फार्मूला बताऊंगा। अगला प्रश्न, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो जवाब होगा, समतल दर्पण आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वह पार्श्विक परिवर्तित होता है, यानी जो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। परावर्तन के बाद प्रकाश किरण किधर जाएगी? तो जवाब होगा, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरण वापस उसी पथ पर चली जाती है। ठीक है, वापस उसी पथ पर चली जाएगी। 9वां प्रश्न है, नियमित और विसरित परावर्तन किस प्रकार की सतहों से होता है? तो उत्तर है, किसी प्लेन या सपाट और चिकनी सतह से नियमित परावर्तन होता है, जबकि रुखड़े सतह से विसरित परावर्तन होता है। एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो उत्तर होगा पेरिस्कोप, और दूसरा भी उत्तर हो सकता है बहुमूर्तिदर्शी। तो ये ऐसे यंत्र या युक्ति हैं जो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित हैं। 11वां प्रश्न, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है?
उत्तर होगा मानव नेत्र उत्तल लेंस है, जिसे अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। 12वां प्रश्न, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आँख के आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को पुतली या इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। 13वां प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। 14वां प्रश्न, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश को विक्षेपण प्रक्रिया से विभिन्न रंगों में विभक्त करने के कारण बनता है। 15वां, दाहिने हाथ से लिखते हुए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा? उत्तर है, दाहिने हाथ से लिखते हुए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा। 16वां प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? तो जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो वह प्रिज्म की तरह कार्य करता है और प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन कहते हैं। 17वां प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो उत्तर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से मतलब है कि ऐसा प्रतिबिंब आभासी तो होता है लेकिन पार्श्विक उल्टा दिखता है, यानी अपना दाहिना हाथ बायां तथा बायां हाथ दाहिना दिखता है। 18वां प्रश्न, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। तो आप इस तरह का एक चित्र बना लें और जो मुख्य मुख्य अंग हैं वहाँ पे आपको नाम लिख देना है। जैसे ये हिस्सा है, ये अभिनेत्र लेंस है, ठीक है, आप लिख दें अभिनेत्र लेंस इस तरह से, ठीक है। दूसरा, ये जो हिस्सा है नेत्र को, जो समझिए कि एक हिस्से को अभिनेत्र लेंस को टिकाए हुए रखता है, वो आइरिस है। और आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, ठीक है। तो पुतली का आकार आइरिस या परितारिका के छोटा और बड़ा होने से पुतली का आकार छोटा और बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है कॉर्निया, मतलब सबसे जो बाहरी हिस्सा है वो साफ सुथरा होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, इसे कॉर्निया या स्वच्छता मंडल कहते हैं। और जो प्रकाश आता है, प्रकाश अभिनेत्र लेंस से गुजरने के बाद अंतिम रूप से फोकसित कहाँ पे होता है? तो रेटिना पर होता है, इस हिस्से पर होता है, रेटिना पर। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, ठीक है, दृष्टिपटल कहते हैं। और रेटिना जो है वो ढेर सारे तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, समझ गए। और उन तंत्रिका कोशिकाएं प्रकाश संवेदी होती हैं, वो दीर्घ तंत्रिकाओं से हमारे ब्रेन या मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं 4-5 जो नाम हैं इनको आप चित्र बना करके उनके नाम को लिख देंगे तो हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। 19वां प्रश्न, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो इस तरह से आप जो है चित्र बना सकते हैं, एक त्रिभुजाकार ये बना दें तो ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। एक श्वेत प्रकाश किरण को यहाँ पे से गुजारेंगे। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये डॉट 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 जो है मतलब वो चलता जाता, लेकिन प्रिज्म के आ जाने से क्या हुआ, ये प्रकाश किरण जो है मुड़ जाती है, समझ गए। मुड़ने के बाद वापस जब वो बाहर आती हैं तो अलग अलग रंगों में भी विभक्त हो जाते हैं, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और चूँकि सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो है वो किस कलर का होता है, वो होता है बैगनी का, इसलिए सबसे नीचे हमको बैगनी दिखता है। उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। सबसे कम लाल होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, समझ गए, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप बना दें तो हो जाएगा आपका जवाब। अगला 20वां प्रश्न है, 2 प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ प्रतिबिंब दिखलाता है या बनाता है? तो उत्तर होगा 2 प्रकार के परावर्तन का नाम है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इनमें से नियमित परावर्तन समतल और चिकनी सतह पर होने
के कारण इनसे बने प्रतिबिंब साफ साफ बनते हैं। 21वां प्रश्न, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, कितने इमेज कितने फोटोज में बनेंगे? यदि 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 120 डिग्री हो। चलिए उत्तर देखते हैं। तो उत्तर होंगे, इनके जवाब के लिए एक सूत्र है 360 डिग्री बटा a और ब्रैकेट पूरा कर दें और -1, जहाँ a क्या है, दो समतल दर्पणों के बीच जो हम लोग समायोजन करेंगे, जो जोड़ेंगे, जो संयोजन करेंगे उनके बीच, मतलब दो समतल दर्पण के बीच कितना डिग्री का एंगल आप रखते हैं। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएंगे उसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, कि यदि 0 डिग्री है तो प्रतिबिंब अनंत ढेर सारे होंगे, ठीक है। और यदि दो दर्पणों, समतल दर्पणों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा तो फिर 11 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 60 डिग्री होगा दोनों दर्पणों के बीच तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। और यदि 120 डिग्री का एंगल होगा, कोण होगा, तो फिर 2 प्रतिबिंब बनेंगे। इस सूत्र से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो इसे हम लोग 2 प्रकार से दर्शा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। इसे दर्शाने के लिए जब हम 7 रंगों की पट्टियों से बने न्यूटन डिस्क को तेज़ी से घुमाते हैं तो यह श्वेत रंग का दिखने लगता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, जो कि हमें सफ़ेद रंग का दिखता है। तो इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए बड़ा सिंपल है। इस तरह से आप गोलाकार करें, 7 पट्टियों में बाण बना दें, ठीक है। ये 7 पट्टियाँ हो गई, 2 3 4 5 6 7, और फिर बीच में एक गोल घेरा आप रख दें, समझ गए। फिर इसको आगे क्या करें, फिर आप बीच में जो है थोड़ा सा काट के निकाल लें और इधर भी आप काट करके उसको निकाल लें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, फिर जो आपने घेरा बनाया था उसको आप बैंगनी आहपिनाला, मतलब बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल और फिर नारंगी, ये जो कलर हैं सबको आप कलर कर दें, सब पट्टी को अलग अलग कर दें, समझ गए। इसके बाद आगे क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, मतलब कार्डबोर्ड लेना है, मतलब कि कागज़ का एक गत्ता, कूड जो है जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से आपको ले लेना है, तो इस तरह से आपको ले लेना है, समझ गए। और बीच में एक होल वहाँ बनाएंगे हम लोग, और फिर ये जो कागज़ हमने बनाया था इस कागज़ को इस पर चिपका देंगे, इस पर चिपका देंगे, ठीक है। तो चिपकाने के बाद बीच का जो होल है वहाँ पे हम लोग ये जो बीच का होल है उसमें हम कलम या कोई चीज़ को फंसा करके जब हम इसको तेज़ी से घुमाएंगे तो हमें ये दिखने लगेगा सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका है, इस घटना को हम प्रिज्म की मदद से भी दर्शा सकते हैं। जब हम सूर्य के श्वेत प्रकाश को कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इन रंगों के क्रम को बैंगनी आहपिनाला या विवग्योर नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है और चित्र कुछ इस तरह का होता है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न है, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करिए। तो उत्तर है, मानव नेत्र में प्रकाश जहाँ फोकसित होती है और प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं अनुभव की हुई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं के जरिए ब्रेन मतलब मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जहाँ रेटिना और दृक् तंत्रिकाएं जुड़ती हैं वहाँ, मतलब जिसको संधि या जंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है और यही कारण है कि वहाँ पे कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनता है। और यही कारण है कि वह विशेष जगह जहाँ रेटिना और दृक् तंत्रिकाओं का संधि स्थल है को हम लोग अंधबिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और हम लोग चित्र में देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये अंधबिंदु जहाँ पे ये प्रकाश इधर से आएगा, ठीक है। ये रेटिना है और यहाँ से दृक् तंत्रिकाएं निकल रही हैं। तो जिस जगह पे रेटिना में तंत्रिका कोशिकाएं और ये दृक् तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं उस जगह पे क्या होता है, वहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, समझ गए। इसलिए उसको हम लोग अंधबिंदु के नाम से जानते हैं। 24वां प्रश्न, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? तो जवाब है
कि मानव नेत्र के रेटिना पर 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक छड़ाकार होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती हैं कि कितना तेज प्रकाश या कितना मंद प्रकाश है, और दूसरी शंकुआकार तंत्रिका कोशिका जो प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होती है कि कौन से कलर की होती है, ये हम पहचान पाते हैं इन दोनों के कारण। मतलब एक से प्रकाश की तीव्रता को हम लोग भांप पाते हैं, हम लोग जान पाते हैं, और दूसरा है शंकुआकार से हम लोग किस कलर का वो लाइट है, ठीक है, ये जान पाते हैं। 25वां प्रश्न है पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो उत्तर है परिदर्शी या पेरिस्कोप क्या है पहले जान लेते हैं। एक प्रकाशक यंत्र है जो वैसी वस्तुओं को भी देखने योग्य बना देता है जो हमारी दृष्टि रेखा पर स्थित नहीं हो, हमारी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी उसको हम देख सकते हैं। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके द्वारा कोई भी देखने वाला आदमी प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी में, युद्धपोत में, क्रूजर मिसाइल में, ठीक है, छिपे सैनिकों द्वारा किया जाता है, और तोपखाने में लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए भी किया जाता है पेरिस्कोप का उपयोग। तो पेरिस्कोप को भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखते हैं ये कागज़ का गत्ता है जिसको हम लोग कूड कहते हैं, है ना। उसको इस तरह से कुछ काट करके हम लोग, है ना, यहाँ पे एक समतल दर्पण और यहाँ पे एक समतल दर्पण, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है। समझ गए, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे फिर इस तरह से जो हमने काटा है वो किस तरह से है, ठीक इसी तरह है कि नहीं। देखिए ये ठीक इसी तरह है, तो 45 डिग्री पर हमने दर्पण को रख दिया है, 45 डिग्री पर दर्पण को रख दिया है, ठीक है। अब उसको जब हम लोग पूरा बंद कर देंगे तो कुछ इस तरह से ढक जाएगा, और आप यहाँ पे टेप लगा करके इसको काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है, निम्न होती है। इसमें एक आयताकार या बेलनाकार खाली ट्यूब होता है, 2 बार ट्यूब लिखा गया है, सॉरी। दूसरा है इसके 2 खुले सिरों पर एक एक समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर लगे होते हैं। साथ ही वे दर्पण आपस में समानांतर भी होंगे। दोनों दर्पणों के बीच में एक एक छिद्र भी होगा। समझ गए, एक से लाइट आने के लिए, प्रकाश आने के लिए, और दूसरे से देखने के लिए। एक छिद्र से वस्तु का प्रकाश स्रोत प्रवेश करता है और प्रकाश परावर्तित होकर दूसरे सिरे से पर स्थित दर्पण पर पड़ता है, जबकि दूसरे सिरे के छिद्र से प्रेक्षक पहले सिरे के सामने रखी वस्तु को देखने में संभव हो जाता है। 26वां प्रश्न है कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो उत्तर होगा कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र या खिलौना है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह परावर्तन के कारण प्रतिबिंब और अनेक सुंदर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक। आइए आगे देखते हैं। तो कुछ इस तरह का चित्र होता है, समझ गए। अभी इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। ये इस तरह से 3 आयताकार जो है समान आकार का हम लोग कांच को ले सकते हैं। एक तरफ जो है तीनों जो कांच का टुकड़ा है वो एक तरफ से पेंट किया हुआ रहेगा, दूसरी तरफ से खुला हुआ रहेगा। समझ गए। आइए फिर इसके बारे में बताता हूँ। बहुमूर्तिदर्शी की संरचना कैसी होगी। पहला, बहुमूर्तिदर्शी में 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लिए जाते हैं। दूसरा हो गया, तीनों दर्पणों को प्रिज्म के आकार में, मतलब तिकोना जैसा, ठीक है, के आकार में 60 डिग्री के कोणों पर जोड़ दिया जाता है, उसको बढ़िया से दृढ़ता से। फिर उन्हें मोटे चार्ट पेपर के बने बेलनाकार नली में मजबूती से लगा देते हैं। नली के एक सिरे को कागज़ के मोटे गत्ते मतलब गुड़ से ढक देते हैं, लेकिन भीतर देखने के लिए एक पतला छिद्र भी बना के रख देते हैं। फिर नली के दूसरे सिरे को कांच के वृत्ताकार डिस्क या समतल कांच के वृत्ताकार प्लेट से मजबूती से ढक देते हैं। इसी सिरे के कांच के वृत्ताकार प्लेट पर रंगीन कुछ चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी रख देते हैं। अब नली को धीरे धीरे गोल घुमाते हैं और छिद्र से भीतर देखते हैं तो हमें प्रकाश के बहुपरावर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर पैटर्न और डिजाइन दिखते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न अब देख सकते हैं, 27वां प्रश्न है, समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं और परावर्तन के नियमों का उल्लेख भी करें। तो ये चित्र कुछ इस तरह आप बना सकते हैं। देखिए ये है परावर्तक सतह, समझ गए, समतल दर्पण,
और यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी हुई है, इससे दो प्रकाश की किरण, एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, वो चली गई, समझ गए। दूसरी प्रकाश की किरण फिर आई और वो इधर चले गए, समझ गए। तो जो हम लोग यहाँ से नेत्र लगा करके, आँख लगा करके देखते हैं, तो हमें ये जो प्रकाश किरणें इधर चली गई, इसको वापस हम लोग बैक करेंगे तो एक यहाँ से निकलते हुए प्रतीत होंगी, हमें लगेगा कि ये वस्तु जो है इस वस्तु का फोटो यहाँ पे बनेगा, समझ गए। इस वस्तु का फोटो यहाँ पे बनेगा, समझ गए। यह आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए सीधा होगा, लेकिन पार्श्व परिवर्तित होगा, मतलब हमें दायां का बायां दिखेगा और बायां का दाहिना दिखेगा। और परावर्तन के नियम ये निम्न है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे समतल दर्पण में, मतलब कि कोण I बराबर कोण R हो जाएगा, ठीक है। 28वां प्रश्न, नियमित और विसरित परावर्तन को एक चित्र के द्वारा दर्शाएं और उनमें अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा प्लेन सतह है, तो प्रकाश की किरणें आ रही हैं किसी वस्तु से, ठीक है, और पूरा बढ़िया से ये परावर्तित भी हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये नियमित ढंग से परावर्तन हो रहा है और यहाँ पे जो है परावर्तन के नियम का पालन भी होगा, और इसीलिए यहाँ पे साफ साफ और स्पष्ट फोटो इमेज चित्र भी बनेगा। अब दूसरा आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जो है सतह है, परावर्तक सतह ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए परावर्तक किरणें जो इधर से आ रही हैं, यहाँ पे इधर सीधे नहीं जा पा रही हैं, इधर चली गई है कि नहीं। यहाँ जो प्रकाश किरण आई, ऐसे जो जाना चाहिए था वो नहीं जा करके जैसे तैसे चली जा रही हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी बाद भी समानांतर रहती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन समतल और चिकनी परावर्तक सतह से होती है। इससे बना प्रतिबिंब साफ साफ दिखता है। यही कारण है कि जूता पर पॉलिश करने से वे चमकने लगते हैं। और अनियमित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन असमतल और रुखड़े परावर्तक सतह से होता है। प्रश्न संख्या 29वां और अंतिम, चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाएं। मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखते हुए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं भी लिखिए। तो देखिए, जब हम लोग समतल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रख देंगे तो हमें उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा जो है आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हुआ दिखता है। आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा, आपने खुद को भी रखा होगा समतल दर्पण के सामने और अपना फोटो भी देखा होगा, तो कुछ इसी तरह दिखता है। तो इसके बारे में आप चित्र इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है एक मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है, ये लौ जल रही है। यहाँ से दो प्रकाश किरणों की कल्पना की गई। कौन कौन सी? एक यहाँ प्रकाश किरण आई और जो है वो ऐसे चली गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण आई और वो ऐसे चली गई। इसको जब हम लोग परावर्तित जो किरण गई उसको जब पीछे करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, जो फोटो बनता है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। मतलब इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और जैसा इधर सीधा ऐसे था तो इधर भी सीधा ही बनता है। ये खासियत है। तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब वो काल्पनिक होता है, उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी मैंने बताया, आपने देखा। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। यही कारण है यदि बाहर से हम दूरी को मापेंगे तो यदि 1 मीटर की दूरी पर आपने वस्तु को रखा है दर्पण से, तो फोटो की दूरी वस्तु की दूरी से लगभग 2 मीटर की दूरी पर होगी, ठीक है। अगला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह भी हमने बताया आपको। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब फोटो जो है वो सीधा होता है, क्योंकि काल्पनिक है इसलिए सीधा होना ही होना है। लेकिन
लेकिन अंतिम जो है वही चीज़ है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब भले ही वो सीधा होगा लेकिन पार्श्विक परिवर्तित होगा, मतलब दाहिना का बायां दिखेगा और बायां का दाहिना दिखेगा, यही चीज़ है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है यह वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें कवर किया है। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर बिल्कुल कर सकते हैं ताकि अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो। चलिए आगे आने वाले दिनों में आपको और भी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर आपको बताऊँगा। और 8वां बोर्ड आपका नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप का समय आ गया है, तो उस बोर्ड में पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए चैप्टर के साथ। वो चैप्टर होगा आपका 10वां चैप्टर, फसल और प्रबंधन। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।